स्टेप वन में हमारे पास कन्वर्ट कांस्टेंट लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू लीनियर इक्वेशन यूजिंग स्लैक वेरिएबल की बात कर रहे हैं। स्लैक वेरिएबल क्या है? एक फर्जी कोई भी वेरिएबल है, उनको हमें हर इनइक्वालिटीज के साथ ऐड करना है। हर इनइक्वालिटीज के साथ ऐड करना है। जैसे कि ए इनइक्वालिटीज है यहाँ पे दी हुई है आपको, 2x1 प्लस 4.5x2 लेस देन इक्वल टू 8। यहाँ पे हमें देखें कि स्लैक वेरिएबल कोई सी भी एक S1 के नाम से एक हमने यहाँ पे वेरिएबल ऐड करवा दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्योंकि हमें इनइक्वलिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो लिहाजा इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू आ जाता है, जबकि इनइक्वलिटीज में जो है लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। तो पहला जो स्टेप है हमारा इसमें स्लैक वेरिएबल हर कांस्टेंट इक्वेशन के साथ इनइक्वलिटीज के साथ तो ऐड करते हैं। जैसे कि 2x1 प्लस 4.5x2 प्लस S1 इज इक्वल टू 8। ये पहली इक्वेशन थी। इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो है वो b है, x1 प्लस 3x2 प्लस 2.5x3 लेस देन इक्वल टू 100। यहाँ पे भी हमने जो है वो स्लैक वेरिएबल S1 को ऐड करवा दिया। स्लैक वेरिएबल क्या होता है? एक वर्जी नंबर होता है जो कि हम जिसमें के एक्स्ट्रा चीज़ों को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे फिलहाल तो आपको जो है एक ऐड करना है स्लैक वेरिएबल S1 के नाम से। इसी तरह यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल 2 की बात कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल 2 में कहते हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल नीडेड। और बी पार्ट में कह रहे हैं कि नेम देम। सी पार्ट में यूज स्लैक वेरिएबल टू कन्वर्ट ईच कंस्ट्रेंट इनटू अ लीनियर इक्वेशन। तो इसका सिंपल सा जवाब यहाँ पे लिख दिया गया है। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि मैक्सिमाइज इक्वेशन जो है z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3। और सब्जेक्ट 2 में तीन इक्वेशन दी हुई हैं, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 150। और दूसरी जो इक्वेशन है 2x1 प्लस 2x2 प्लस 8x3 लेस देन इक्वल टू 200। और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 320। और इसमें देखिए नॉन नेगेटिविटी की भी बात की है कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x3 इज इक्वल टू x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन में तीन बातें पूछी हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेलेक्ट वेरिएबल नीडेड। तो जाहिर है अगर कांस्टेंट इक्वेशन कितनी है, यहाँ पे तीन इक्वेशन दी हुई है, तो इसी तरह से जो स्लैग वेरिएबल है वो तीन ऐड करने पड़ेंगे। हर एक के साथ करोगे एक एक, तो वो तीन स्लैग वेरिएबल हो जाएंगे। तो पहला वेरिएबल पहली इक्वेशन के साथ क्या लिखोगे? S1। दूसरी इक्वेशन के साथ S2। और तीसरी इक्वेशन के साथ S3, जैसे कि यहाँ पे ऐड करके दिखाया हुआ है। सी पार्ट में कहते हैं सिलेक्ट वेरिएबल को कन्वर्ट करके कांस्टेंट इक्वेशन बनानी है। तो जैसे हमने ऊपर बताया था पहली एग्जांपल में, इसी तरह यहाँ पे भी हमने क्या किया, 2x1 प्लस x2 x3 प्लस S1 इज इक्वल टू 150, क्योंकि इनइक्वलिटीज को इक्वेशन बनाना है यहाँ पे। जैसे दूसरी इक्वेशन 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस S2 इज इक्वल टू 200। और 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 प्लस S3 इज इक्वल टू 320। तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हो गई यहाँ पे। इसी तरह से हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखिए स्टेप 2 की बात कर रहे हैं। स्टेप 2, रीराइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उस ऊपर वाली एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? ये दिया हुआ है z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3। इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की थी, सिर्फ यहाँ पे जो है डिटरमाइन सेलेक्ट वेरिएबल की बात की, और दूसरा नेम देम, और फिर उसको यूज करके दिखाया। तो सेलेक्ट वेरिएबल सिर्फ सिर्फ जो है वो सब्जेक्ट इक्वेशन के साथ लगते हैं, मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ सेलेक्ट वेरिएबल नहीं लगता। तो लेकिन नेक्स्ट जो हमारी जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, उसमें ये कहते हैं कि रीराइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन so all the variable are on the left and the constant are on the right side। तो z इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो क्या है?
वो z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3, जिसको कि हमने क्या किया कि तमाम वैल्यूज को जो कुछ राइट पे थी उसको लेफ्ट पर ले आए। लेफ्ट पर जब लाए तो z तो ऑलरेडी यहाँ पे था, तो ये -3x1 हो जाएगा, -2x2 हो जाएगा, -x3 इज इक्वल टू 0। और तो इस तरह से हमारे पास ये फाइनल इसका स्टेपिंग हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस तरह से सिंप्लेक्स में लिखते हैं हम। कांस्टेंट इक्वेशन को किस तरह लिखते हैं, एग्जाम्पल 2 अभी जो की थी उस तरह से लिख लेते हैं। सही है। इसके बाद आगे चलते हैं मजीद स्टेप थ्री की तरफ। स्टेप 3 में देखें कि रीराइट द मॉडिफिकेशन कांस्टेंट इक्वेशन। स्टेप 1 में जो कुछ हमने इक्वेशन बनाई थी और इसी तरह से स्टेप 2 में भी इक्वेशन बनाई है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। स्टेप 1 में हमने कांस्टेंट इक्वेशन को मॉडिफाई किया है, जबकि स्टेप 2 में जो है वो हमने ऑब्जेक्टिव इक्वेशन जो z इक्वेशन है उसको कन्वर्ट किया है। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में अब हम इसको रखेंगे जो कि सिंप्लेक्स टेबल कहलाती है। और सिंप्लेक्स टेबल में रखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, x1 x2 x3 s1 s2 s3 और z, ये वेरिएबल हैं। इसको हेडिंग में लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन देखें जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखी थी, पहले क्वेश्चन में जो इसके वेरिएबल्स को देखें, ये देखें x1 का वेरिएबल कोफिशिएंट 2 है, x2 का वेरिएबल 1 है, x3 का कोफिशिएंट 1 है और s1 का कोफिशिएंट भी 1 है और इज इक्वल टू 150 है। तो इसी चीज को हम पहली रॉ में लिखेंगे 2 1 1 1, ये देखें 2 1 1 1। और ज़ाहिर है पहली क्वेश्चन में जो है s2 नहीं है तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, s3 भी नहीं है 0 हो जाएगा, z भी नहीं है पहली क्वेश्चन में 0 हो जाएगा। और राइट साइड पे जो वैल्यू थी इक्वल टू के वो 150 थी, वो हमने एज इट इज लिख दी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को देखें। सेकंड इक्वेशन जो कांस्टेंट इक्वेशन हमने कन्वर्ट की थी स्लैग वेरिएबल के साथ, वो है 2x1 प्लस 2x2 प्लस 8x3 प्लस s2 इज इक्वल टू 200। तो इसको भी हम जो है सिंप्लेक्स टेबल में लिख लेते हैं जाके। तो सिंप्लेक्स टेबल में देखें 2 2 8 0, क्योंकि वहाँ पे पहली इक्वेशन में s1 था, दूसरी इक्वेशन में s2 नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन में s2 की वैल्यू है 1, s3 नहीं है 0, z नहीं है 0 और 200। तो इसको हमने जो एक कांस्टेंट इक्वेशन थी, दूसरी कांस्टेंट इक्वेशन थी, इसको हमने जो है सिंप्लेक्स टेबल में रीराइट कर दिया है। इसी तरह थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। थर्ड रो में हमें क्या लिखना है, थर्ड रो में हमें लिखना है 2 3 1 और s1 की जगह 0 और s2 की जगह 0 आ जाएगा, s3 की जगह 1 आ जाएगा और 320। तो यहाँ पे देखिए सिंप्लेक्स टेबल में हमने जो है क्या लिखा है, सिंप्लेक्स टेबल में 2 3 1 0 0 1 0 और 320। इसके बाद लास्ट जो बात आती है वो आती है हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कहाँ लिखना है, एक लाइन हमने ड्रॉ की है, देखें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हुई है, उसके बाद तमाम वैल्यूज को नीचे लिखा है और उसमें क्या क्या आएगा कैसे आएगा ये देखें। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको हमने कन्वर्ट करके रखा हुआ था, तो इसका जो -3 है वो यहाँ पे आ गया, -2 x2 की जगह आ गया, -1 जो है वो x3 की जगह आ गया, यहाँ पे s1 भी नहीं है तो 0 आ गया, s2 भी नहीं है तो 0 आ गया और s3 भी नहीं है तो यहाँ पे 0 आ गया, और z है तो z की जगह 1 आ गया, और राइट साइड पे क्या है 0 है तो वो ये लिख दिया। तो किसी भी जो है कांस्टेंट इक्वेशन को सिंप्लेक्स टेबल में इस तरह से लिखा जाता है। और ये मैंने आपको सेंड भी किया हुआ है, इसको आप पढ़ें, इसको देखें कि किस तरह से किया हुआ है। इसी तरह से हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट में देखें एग्जाम्पल है हमारे पास इंट्रोड्यूस सिलेक्ट वेरिएबल एज नेसेसरी। एज नेसेसरी का मतलब ये हो गया कि जाहिर है जितनी कांस्टेंट इक्वेशन है उतनी ही बस हम सिलेक्ट वेरिएबल लगा सकते हैं। देन राइट द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल दी हुई है वो लीनियर प्रोग्रामिंग पूरी दी हुई है, यानी पॉइंट z x1 जो है ग्रेटर देन 0 है, x2 ग्रेटर देन 0 है एंड x3 greater than equal to 0 such that जबकि constant equation first constant equation 10x1 minus x2 minus x3 less than 138। इसी तरह से second constant equation 13x1 plus 6x2 plus 7x3 less than
205 less than equal to 205. Third constant equation 14x1 plus x2 minus 2x3 less than 345. And objective function z is equal to 7x1 plus 3x2 plus x3 is maximized function. तो ये तो LPP है हमारे पास पूरी, इसको अब हमें कन्वर्ट करना है सिंप्लेक्स टेबल के लिए। तो देखें यहाँ पे कि पहली जो कांस्टेंट इक्वेशन है जिस जो कि लेस देन 138 है, वहाँ पे हमने देखें 10x1, ये तमाम ऐसे लिखा और इसके साथ एक वेरिएबल ऐड कर दिया s1। इसी तरह दूसरी कांस्टेंट इक्वेशन में s2 वेरिएबल को ऐड करवा दिया, और इसी तरह से तीसरी इक्वेशन में हमने जो है वो s3 ऐड करवा दिया इसमें। तो ये हमारे पास जो है और तमाम जो इनइक्वालिटीज थी उनको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जबकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मैक्सिमाइज फंक्शन है z, उसको भी हमने क्या किया कि तमाम वैल्यू जो राइट पे थी उसको लेफ्ट पर ले गए और वहाँ पे राइट साइड पे 0 आ गया इसके। अब इसको हम इस टेबल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे कि पहली रो में 10 -1 -1 1 0 0 0 138, क्योंकि यहाँ पे s1 वेरिएबल है तो s1 के नीचे 1 आएगा, बाकी 0 0 हो जाएंगे। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x1 की जगह 13, x2 की जगह 6, x3 की जगह 7 और s1 यहाँ पे नहीं है तो 0, s2 है इसका 1 आ जाएगा और s3 भी नहीं है और z भी नहीं है, बाकी राइट साइड पे 205 हमने लिख लिया। इसी तरह थर्ड इक्वेशन कांस्टेंट इक्वेशन जो है हमारे पास वो 14x1 है, इसी तरह से 1x2 हो जाएगा और -2x3 हो जाएगा, क्योंकि s1 नहीं है यहाँ पे 0 होगा, s2 भी नहीं है 0 हो जाएगा और s3 यहाँ पे है तो इसका 1 लिखेंगे, z नहीं है तो उसका 0 आएगा, बाकी राइट साइड पे 345 आ जाएगा। इसी तरह से इसको z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस इक्वेशन को सबसे बॉटम में लिखेंगे, -7x1 की वैल्यू है, -3x2 की वैल्यू है और -1x3 की वैल्यू है। s1 यहाँ पे नहीं है 0 हो जाएगा, s2 नहीं है 0 हो जाएगा, s3 नहीं है 0 हो जाएगा, z है उसका एक 1 यहाँ पे आ जाएगा और इजिकल टू राइट साइड पे 0 है। तो ये हमने जो है वो सिंप्लेक्स टेबल बना लिया इस एग्जाम्पल का। तो पहले हमें सिंप्लेक्स टेबल बनाना है और जैसे कि हमने आपको बताया था कि सिंप्लेक्स टेबल के साथ साथ हम जो है इसमें रॉ ऑपरेशन अब करेंगे। ये एक तरह का हमारे पास वो सिंप्लेक्स टेबल जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया है और मैट्रिक्स फॉर्म में जब ये आ जाता है तो हम इसको जो है वो अब रॉ ऑपरेशन लगा के इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ पे जैसे कि लीनियर अलजेब्रा में जो है हम एचिलॉन फॉर्म लगाते हैं तो उससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ यहाँ पे रॉ ऑपरेशन लगाना है, यहाँ पे एचिलॉन नहीं बनाना, यहाँ पे रॉ ऑपरेशन बताना है और रॉ ऑपरेशन जब आ जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि मज़ीद उसके बाद हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, आज हमें इसी पे यही डॉक्यूमेंट जो हमने भेजा है इसी पे यहीं पर ही हम इसी पे वर्क करेंगे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। यही हमारा आज का लेक्चर है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहते हैं कि फाइंड x1 ग्रेटर देन जीरो, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट। तो ये हमें जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है एलपीपी की फॉर्म में, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था। इसी तरह कांस्टेंट इक्वेशन भी दी हुई है 2x1 प्लस 12x2 लेस देन इक्वल टू 20। सेकेंड कांस्टेंट इक्वेशन 4x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 50। जबकि मैक्सिमाइज्ड फंक्शन है z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको कहते हैं z इज इक्वल टू 8x1 प्लस 5x2। ये हमारे पास पूरी एलपीपी दी हुई है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि सिंप्लेक्स टेबल बनाना है इसका भी और सिंप्लेक्स टेबल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। और तो पहली इक्वेशन जो कांस्टेंट इक्वेशन है जो कि लेस देन 20 है, इसको हमने कन्वर्ट किया ऐड करके एक सिलेक्ट वेरिएबल, तो 2x1 प्लस 12x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 20। क्योंकि हमने कहा कि इनइक्वलिटीज को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे तमाम जो लेस देन के साइन थे उसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे। 4x1 प्लस 2x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 50 दूसरी कांस्टेंट इक्वेशन है, इसमें भी हमने जो है लेस देन हटा के इक्वल कर दिया और एक वेरिएबल s2 जो है ऐड करवा दिया। और इसी तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको भी हमने क्या करना था कि तमाम जो राइट पे वैल्यू थी उनको लेफ्ट पर ले आए, यानी -8x1 -5x2
प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो एलपीपी जो पूरा मॉडल था उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है स्लैक वेरिएबल लगा के। जितनी कांस्टेंट इक्वेशन होती हैं उतने ही स्लैक वेरिएबल ऐड हो जाते हैं। जैसे दो इक्वेशन है यहाँ पे, इसमें पहली इक्वेशन में जो है S1 ऐड किया, दूसरी इक्वेशन में S2 ऐड किया, और इसी तरह से अगर एक और कांस्टेंट इक्वेशन होती तो उसमें S3 ऐड करवा देते। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे इस टेबल की तरफ। यहाँ पे हमने तमाम वेरिएबल लिख लिए x1 x2 s1 s2 sz। और पहली कांस्टेंट इक्वेशन का जो x1 का कोफिशिएंट है वो 2 है, इसी तरह x2 का कोफिशिएंट 12 है, और s का कोफिशिएंट 1 हो गया। बाकी s2 नहीं है, 0 हो गया, z नहीं है, 0 हो गया, और राइट साइड पर 20 आ गया। इसी तरह सेकंड कांस्टेंट इक्वेशन को देखें कि x1 का जो कोफिशिएंट है 4 है, x2 का कोफिशिएंट 1 है, और s1 का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा क्योंकि s1 है ही नहीं सेकंड इक्वेशन में। वहाँ तो S2 है, तो S2 का कोफिशिएंट जो है वो 1 आ गया, Z नहीं है तो 0 आ जाएगा, और राइट साइड पे 50 आ जाएगा। लास्ट में ऑब्जेक्टिव इक्वेशन को भी हमने कन्वर्ट किया हुआ है, जो कुछ वैल्यू थी राइट पे थी वो लेफ्ट पे ले आया और राइट साइड पे 0 ले आए। तो यहाँ पे वो बॉटम में लिखते हैं हम। तो x1 जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट -8 है, x2 जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट -5 है, जबकि s1 का वेरिएबल 0 कोफिशिएंट 0 है, s2 भी 0 है क्योंकि z इक्वेशन में s1 s2 ने 0 ले लिया। z तो है, z का कोफिशिएंट 1 आ गया और राइट साइड पे जो है वो 0 आ गया इसका। तो ये हमने सिंप्लेक्स टेबल बना ली। जैसे कि हम पहले भी बताया था कि सिंप्लेक्स टेबल पहले बनाते हैं हम एलपीपी से, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं रॉ ऑपरेशन से। लेकिन अभी हम जो है सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं एलपीपी को सिंप्लेक्स टेबल में। और सिंप्लेक्स टेबल में लाने के लिए कांस्टेंट इक्वेशन में स्लैक वेरिएबल ऐड करवा देते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है उसके राइट जो कुछ राइट साइड पे होता है उसको लेफ्ट साइड पे ले जाके रख लेते हैं, और फिर उसकी वेरिएबल्स की उसकी जो कोफिशिएंट है उस टेबल में लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया हुआ है। तो ये भी हमने सिंप्लेक्स टेबल एग्जाम्पल 2 की कर ली। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, ये सब कुछ मैंने आपको जीसीआर पे भेजा हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं आप, ये सब आपको पहले से भेज दिया मैंने ये। तो आती है बात कि सिंप्लेक्स टेबल को सॉल्व करने की। तो सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू आर लुकिंग एट अ सिंप्लेक्स टेबल, टेबल दी हुई है आपको जो आपने पहले बनाई है, एग्जाम्पल में भी बनाई है ऐसी टेबलें इसी लेक्चर में ऊपर जो पे यू मे बी एबल टू स्पॉट बेसिक वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल क्या होता है? बेसिक वेरिएबल क्या होता है? हाँ, बेसिक वेरिएबल यहाँ पे नहीं आएगा शायद। हाँ ये आएगा बेसिक वेरिएबल। इससे पहले क्या होता है? स्पॉट बेसिक वेरिएबल, अच्छा। बेसिक वेरिएबल क्या होता है यहाँ पे देखें। A basic variable is a variable that only has all zero except one number in its column in the table. बेसिक वेरिएबल वो वेरिएबल जो कि पूरे कॉलम में एक नंबर के अलावा तमाम जीरो वैल्यू होती हैं वो बेसिक वेरिएबल कहलाता है। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम में देखें कि यहाँ पे तो 3 है, 2 है, -2 है, तो x1 बेसिक वेरिएबल नहीं है according to this definition. A basic variable is a variable that only has all zero except one number. पहले x1 वेरिएबल जो है वो
बेसिक वेरिएबल नहीं है। यहाँ x2 को देखते हैं। x2 के अंदर पहली वैल्यू 0 है, फिर 2 है, फिर 0 है। तो यहाँ पे देखें कोई एक नंबर आ रहा है और बाकी तमाम 0 हैं, तो इसलिए इसको हम बेसिक वेरिएबल कह रहे हैं। यानी x2 जो है वो क्या है, बेसिक वेरिएबल है। इसी तरह x3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक नंबर 1 आ रहा है, बाकी ये भी 0, ये भी 0, इसलिए ये भी बेसिक वेरिएबल है। तो यानी x2 भी बेसिक वेरिएबल है, x3 भी बेसिक वेरिएबल है, लेकिन x1 बेसिक वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ पे तो 0 है ही नहीं, 3 है, 2 है, -2 है। जबकि यहाँ पे x2 बेसिक वेरिएबल इसलिए कहला रहा है कि कोई सा एक नंबर तो मौजूद है, बाकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो 0 है, इसलिए बेसिक वेरिएबल है। इसी तरह x3 भी बेसिक वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, बाकी यहाँ भी 0, सेकेंड रो में भी 0, थर्ड रो में भी 0, तो ये बेसिक वेरिएबल है। इसी तरह S1 देखते हैं हम। S1 जो है 5 आ रहा है यहाँ पे पहली रो में, दूसरी रो में 0 है, तीसरी रो में 1 आ रहा है। तो यानी दो, कोई एक नंबर आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 नंबर इट्स कॉलम, बाकी तमाम वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये S1 की बेसिक वेरिएबल नहीं है। इसी तरह S2 की बात करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे तो दो नंबर आ गए, इसलिए ये बेसिक वेरिएबल नहीं है। इसी तरह Z की तरफ देखते हैं, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1 आ रहा है, तो ये बेसिक वेरिएबल है। तो Z भी बेसिक वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने यही इसीलिए लिखा है कि x2 बेसिक वेरिएबल है, x3 बेसिक वेरिएबल है, और z बेसिक वेरिएबल है। तो वे आर द बेसिक वेरिएबल इन दिस सिंप्लेक्स टेबल, x2, x3 और z। यही बात स्पॉट करना था यहाँ पे कि बेसिक वेरिएबल कौन से हैं। और बेसिक वेरिएबल कौन से होते हैं? जो कॉलम में सिर्फ एक नंबर हो, बाकी तमाम 0 होने चाहिए, तो वो बेसिक वेरिएबल कहलाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हाँ, अब यहाँ पे देखें आप, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद क्लास ऑफ करेंगे हम। इसको और देखें जरा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एनी बेसिक वेरिएबल्स एंड देन सेटिंग ऑल रिमेनिंग वेरिएबल इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल 6 है हमारे पास। रीड द सॉरी रीड अ सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन सिंप्लेक्स टेबल। तो ए, दो क्वेश्चन है इसके अंदर, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। इसको किस तरह सॉल्व किया है, किस तरह बेसिक वेरिएबल के साथ देखा है हमने इसको। तो x1 है, x2 है, x3 है, S1 है, S2 है, Z है। तो अब यहाँ पे हमें फिर पॉइंट आउट करना है कि बेसिक वेरिएबल कहाँ है। बेसिक क्या x1 बेसिक वेरिएबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3, 2 और -2 आ रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि S2 जो है वो बेसिक वेरिएबल है, उसको हमने लिख दिया बेसिक वेरिएबल 2, और इसकी राइट पे देखें 12 आ रहा है, तो लिहाजा इसको हमने लिखा 2x इज इक्वल टू 12। यहाँ पे देखें बेसिक वेरिएबल S2 है। क्यों? क्योंकि तमाम एलिमेंट 0 हैं इसके, ये नंबर है, इसके साथ अगर राइट पे जाएं तो 12 आ रहा है, यानी 2x2 इज इक्वल टू 12। ये देखें यहाँ पे लिखा है हमने, और उसके बाद यहाँ पे हमें x2 की वैल्यू मिल गई, इससे x2 इज इक्वल टू 6 आ गया। इसी तरह दूसरा बेसिक वेरिएबल क्या है, वो S3 है। यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये बेसिक वेरिएबल है x3, सॉरी। तो x3 के राइट साइड पे अगर जाएं तो क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा है, तो x3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे x2 आ गया, यहाँ पे x3 आ गया, और z भी हमारे पास बेसिक वेरिएबल है। यहाँ पे देखें स्टेरिक लगा हुआ है, जो बेसिक वेरिएबल है उनको स्टेरिक लगा दिया है। ये भी वैल्यू 0 है हमारे पास, ये वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इस 16 के आ जाएगा, z इज इक्वल टू 16। तो हमें तीन वैल्यू यहाँ से मिल गई, x2 6, x3 12 और z इज इक्वल टू 16। तो फिर x1 क्या है? क्योंकि x1 बेसिक वेरिएबल नहीं है, तो x1 की जगह हम लिखेंगे 0 है, ये x1 इज इक्वल टू 0। जो बेसिक वेरिएबल नहीं है वो इसका मतलब है उनकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे देखें x1 लिख दिया हमने। इसी तरह x2 की वैल्यू आपने यहाँ पे 6 निकाल ली है, x3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 12 निकाल ली है। और इसी तरह से S1 जो है
वो बेसिक वेरिएबल नहीं है, तो लिहाजा इसको जीरो लिख दिया। जो बेसिक वेरिएबल नहीं होता उसको डायरेक्ट जीरो लिख लेते हैं। S2 भी बेसिक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे भी हमने जीरो लिख दिया इसके। और z इजिकल टू 16, तो ये ए पार्ट का सोल्यूशन मिल गया हमें। वेरिएबल्स, तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू हमने लिख ली। जो जो बेसिक वेरिएबल होते हैं उनको डायरेक्ट, बेसिक वेरिएबल नहीं होते उनको हम डायरेक्ट जीरो लिख लेते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास x1, x2, x3 बी एग्जाम्पल जो है x1, x2, x3, s1, s2, s3, z, और इसकी जो रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है वो तमाम इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं हम बेसिक वेरिएबल क्या है। तो क्या x1 जो है बेसिक वेरिएबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ -6 आ रहा है, कोई एक नंबर आना चाहिए, इसके अलावा तमाम कॉलम में जो है वो 0 होना चाहिए, तो ये बेसिक वेरिएबल नहीं है। तो बेसिक वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब है कि क्या लिखेंगे इसको, x1 इजिकल टू 0। x2 देखें, ये बेसिक वेरिएबल है, x2 जो है बेसिक वेरिएबल है, 5 आ रहा है, बाकी पूरे कॉलम में 0 0 है, ये बेसिक वेरिएबल है। बेसिक वेरिएबल है, इसके राइट पे देखें -30 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 5x2 इजिकल टू -30, 5x2 इजिकल टू -30, तो x2 की वैल्यू -6 आ गई आपके पास। इसी तरह से हम x3 की तरफ देखेंगे, ये भी एक बेसिक वेरिएबल है। यहाँ पे 10 दिया हुआ है, बाकी वैल्यू जो है तमाम क्या है, 0 0 है पूरे कॉलम में, तो लिहाजा ये भी बेसिक वेरिएबल। तो यानी इसके राइट पे देखें 30 लिखा हुआ है, तो 10x3 इजिकल टू 30, 10x3 इजिकल टू 30, तो इस लिहाजा यहाँ पे x3 की वैल्यू 3 मिल गई आपको। अच्छा जी, अब हम S1 की बात करते हैं। S1 जो है वो बेसिक वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? -2 भी है, 10 भी है, 0 8, पूरे कॉलम में कोई एक वैल्यू आनी चाहिए, बाकी तमाम वैल्यू 0 होनी चाहिए, जैसे x2 था और x3 था। तो यहाँ पे देखें कि हमने S1 जो है वो, S1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख दी है। एक मिनट, इसको उठाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि S1 जो है वो 0 हो गया, और S2 जो है वो वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल है, लिहाजा यहाँ पे 2s2 इजिकल टू 4। यहाँ पे देखें 2s2 इजिकल टू 4, तो S2 की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह S3 की भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। x3 क्या होगा, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल नहीं है, 0 है, ये 2 है, पूरे कॉलम में कोई एक नंबर आना चाहिए, यहाँ पे दो नंबर आ रहे हैं 20 और 2, तो लिहाजा बेसिक वेरिएबल नहीं है, तो x3 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे देखने लिखते जा रहे हैं साथ साथ। तो यहाँ से S2 की वैल्यू, S1 की वैल्यू बेसिक नहीं है, x1 इजिकल टू 6, x2 इजिकल टू -6, और x3 इजिकल टू 3, S1 0 हो गया नॉट बेसिक वेरिएबल की वजह से, और S2 जो आपने यहाँ पे निकाला है 2 की वैल्यू है, S3 जो है वो भी बेसिक वेरिएबल नहीं है, लिहाजा S3 भी 0 हो गया। और यहाँ पे देखें Z जो है वो क्या है, 3z इजिकल टू -39, 3z इजिकल टू -39, तो z इजिकल टू -13 ये आ गया हमारे। ये इसका जो है हमारे पास, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये क्राइटेरिया होता है सिंप्लेक्स टेबल को सॉल्व करने का। अभी आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमने बगैर ऑपरेशन लगाए हुए, मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाए हुए ये डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, तो ये टेबल कुछ इस तरह की बनाई हुई थी कि जिसमें कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। तो हम देखेंगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, उसमें फिर ऑपरेशन, मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाएंगे, और उसके बाद उसको बेसिक वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ तो तुम बेसिक बेसिक वेरिएबल मिल गए हमें कुछ, और जब कुछ बेसिक वेरिएबल मिल जाते हैं तो हम उसको जो है वो डायरेक्ट उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो बेसिक वेरिएबल नहीं मिलते तो फिर वहाँ पे रॉ ऑपरेशन लगाते हैं, और फिर उसको बेसिक वेरिएबल बनाते हैं, और फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ का लेक्चर, आज का लेक्चर यही है बस, इसको हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आप इसको दोबारा पढ़ें, और उसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे मालूम कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।